ये प्रोग्राम होप ट्राइब कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा। वाह जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायजा पर आपका मेजबान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं आज के फैसल जहां शो में, दैट इज द नेशनल करंट सिचुएशन। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्या है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है सियासी सूरत हाल के अंदर हमारे मीडिया का क्या रोल बनता है और मीडिया जो है वो रोल किस अंदाज में प्ले कर रहा है। यानी अगर आप मीडिया पर गौर करते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया आपको नजर आता है जनाब उन मामलात को उठाता हुआ जो कि अवामी मफादात के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं। यानी कि मैं नोट करता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया आपको ज्यादातर नजर आता है जी। पिछले दिनों में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उसके साहब को लेकर बड़ा गर्म नजर आया पाकिस्तानी मीडिया, जैसे पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला डॉक्टर साहब होंगे। उसके बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की गुफ्तगू चलती है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो कौन आने जा रहा है। तो जनाब एक धूम धड़का किया गया, जनाब एक्सटेंशन दी जा रही है, लोगों के माइंड को उससे लगाया गया। और इस तमाम तर खेल के अंदर मैं महसूस करता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को मिस कर दिया गया। पाकिस्तान के अवाम के जो इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तालीम है, बेतहाशा मसाइल है, उन तमाम मसाइल को जो है वो बिल्कुल एक साइड पे पसे पुष्ट डाल दिया गया और उसके बाद ऐसे इश्यूज को डिस्कस किया गया कि जिनको हम कहते हैं कि वो नॉन इश्यूज थे। तो उन इश्यूज और नॉन इश्यूज के ऊपर डिबेट करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नौजवान मौजूद हैं। वो नौजवान मौजूद हैं कि जो यहां पर स्टूडेंट्स भी मेरे पास साथ मौजूद हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अभी पास आउट हुए, और नौजवान हैं, अपने मुल्क के हालात के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और हमारे साथ कौन कौन मौजूद है ये वक्त के साथ साथ हम जब इनकी तरफ बढ़ेंगे तो हम इनसे बात करेंगे। पहले हम बढ़ते हैं जनाब जफर शाहीन साहब की तरफ। जफर शाहीन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। पहले तो तुसी मेनू ये दसो, मेनू नौजवाना च बिठाया, मैं नौजवान लग रहा ना? देखें, ये तो बेचारे आपसे बड़ी उम्र के हैं, इनकी दाढ़ियां हैं, मूछें हैं, आप तो अभी अभी तो आपका ये माल निकलना भी शुरू नहीं हुआ। बचपन है, बचपन। अच्छा, 55 में बचपन है। अब भाईजान बचपन बचपन समझ लिया करो, बचपन चाइल्डहुड। हाँ, छोटा यानी कि चाइल्ड ऑन हुड। हुड ठीक है, इस वास्ते मैं कोट पाया हुड। यानी कि आप आज यकीन करें कि ये आपके हुस्न की तारीफ नहीं, आज आप वाकई बहुत बुरे लग रहे हैं। की मतलब है ਤੁਹਾਡਾ? आपकी खूबसूरती कहना की चाह रहे हो भाईजान तुसी ਇੱਥੇ बैठ के? आपके हुस्न की तारीफ कर रहा हूं। मेरे हुस्न की तारीफ एवें हुंदी? किवें हुंदी तुसी मैनूं दसो। मैं भाई हुस्न के वास्ते कोई शेर कहो, कोई गाना सुनावो, हैं जो मजा आवे सुन के, भाई वाकई मेरी तारीफ हुई है। कभी गाना गाया और कभी नेड़े भी नहीं गुजरे होना ਤੁਹਾਡੇ गाना? नहीं, मैं नहीं गांदा। वो गाओ ना, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हुण पता लग गया कि असि बैठे हैं थे। मलिक महबूब कौन सा महबूब? मतलब उसकी थोड़ी सी मलिक महबूब नहीं सही, ये अपना महबूब जाती बैठी नहीं तुसी आवाज कोट लईए मैं थल्लों हुणे थल्लों लई। हाँ, अच्छा, हुणे लेके आया भाई। अच्छा, आपने नाज़रीन जो है वो इनकी बातों से परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये पूरी जो गर्मियां गुजरी हैं लोग एसी के सामने गुजारते हैं, इन्होंने एसी के पिछली तरफ बैठ के गुजारी हैं, इसलिए इनका ये हाल हो गया। तो हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते हैं हजरत थोड़ा सा मुल्की हालात पे। हमारे साथ यही नौजवान मौजूद हैं जी, अली बलोच, और बड़े एक्टिव हैं, अपने मसाइल में भी अक्सर उलझे हुए नजर आते हैं। अली, बताइएगा कि मीडिया का जो रोल जिस पे मैंने अभी आपसे बात की है, अभी इसको किस नजर से देखते हैं कि ये अभी इन दिनों में कैसी लहर देखी आपने? सर बेसिकली जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। बेसिकली जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में जाकर डॉक्टर नाइक की एक हाइप क्रिएट की हुई है, जो कि हमारे लिए, एक यूथ के लिए या हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए उनका आना कोई इतने बड़ा इकोनॉमी को स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि पाकिस्तान में इस टाइम आप ओवरऑल सिनेरियो देखें कि जिसमें सब जो भी हमारी यूथ है उसका एम है पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाना। तो बाहर जाने के लिए वो अब सारे तैयार हैं। ये पाकिस्तान के हमारे जितने भी
जो कि इकोनॉमी को स्टेबल करने वाले लोग हैं, वो ये नहीं देख रहे इकोनॉमिस्ट कि पाकिस्तान को किस लिए इकोनॉमी के लिए बेहतर करना है, उस चीज को नहीं देख रहे। उन लोगों ने एक स्पेसिफिक टॉपिक्स को पकड़ा हुआ है, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक हो गया, हमारे चीफ जस्टिस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं। और पिछले दिनों वो हमारा आपने वो सुना होगा कि डोनट के ऊपर भी चीफ जस्टिस को इतने एक हाइप क्रिएट की गई हमारे न्यूज चैनल्स के ऊपर कि जिसमें जो है ना, जो कि इलॉजिकल किस्म की मेरे सामने चीजें आप हैं। ये समझते हैं कि जो हमारे जनरल असल जो मसाइल थे वो पसे पुष्ट चले गए? बहुत ज्यादा पसे पुष्ट चले गए हैं। उसमें सर हमारे मेजरली तो हमारा ये देखा जाए कि हमारी यूथ है वो सारी बेरोजगारी की तरफ है, उसमें हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्वालिफाइड लोग जो है वो लोग जो है हमारे अनपेड इंटर्नशिप्स की तरफ मूव कर चुके हैं। हमारा इस टाइम मेजर जो टॉपिक है वो अनपेड इंटर्नशिप्स है। इवन कि हमारा जो भी हमारी यूथ है, अगर वो फॉर एग्जांपल फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो अपने यूथ के अपने फ्यूचर के करियर के पाथ के लिए एक इंटर्नशिप को चूज करती है, जबकि जब वो इंटर्नशिप के लिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो जबकि उनको फर्स्ट टाइम पे फेस करना पड़ता है अनपेड इंटर्नशिप का, जो कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज पर नोटिस लिया जाए कि जो भी हमारी कंपनीज है वो अनपेड इंटर्नशिप को ना दें, जो भी इंटर्नशिप दे वो इवन इतना दे कि जो भी स्टूडेंट है वो उस चीज का फ्यूल वगैरह मैनेज कर सके अपने। ये बड़ी खूबसूरत बात की है अली बलोच ने। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा कैपिटलिस्ट है, जो हमारा सरमायादार है, वो खेल रहा है, वो अपने पैसे को बचाने के लिए इस ह्यूमन स्किल को, इस यंगस्टर्स का जो स्किल है, जो टैलेंट है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप के नाम के ऊपर जो है वो फ्री यूज कर रहा है। और ह्यूमन रिसोर्स अपने कंप्लीट करने के बाद इन नौजवानों को जो अपनी तालीम के ऊपर अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं, इनकी जो पोटेंशियल है, जो इनकी सलाहियतें हैं, इनको बिला मुआवजा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन बड़ी तकलीफ की बात है। फैसल भाई हुणे इन्होंने गल की है कि नौजवान बाहर जाना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ, शादियां भी हो जाएंगी तो काम भी लग जाएगा। शादी वास्ते ज्यादा परेशान नहीं। आपका मकसद है कि पैसा कमाना इनका मकसद नहीं है, शादी वास्ते ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान का बुनियादी मकसद हाँ जी इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ जो है वो शादी है। शादी है। देखो ना मैं भी शादी दे आया बैठा इसे वास्ते शादी दे आया बैठा। भाईजान ये आपका वलीमा नहीं है, ये आपका एक शो चल रहा है, इस पर देखो तुसी गलत बयान ना करो। तुसी आप कैसी आज खाना हैगा इत्थे, ठीक है, वलीमा हैगा, पता नहीं किदा इन्हां दे विचों। देखिए खाना तो कुल पे भी होता है, मतलब बिल्कुल पे भी होता है। नहीं तुसी वलीमा क्या सी ना, ताई ते मैं बैस कोट इहो जी पाई है और शादी ताई दे सारे कह रहे ने कि ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਏ ਹੈ। अच्छा शाहीन ਅਸੀਂ साहब, ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਏ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। शाहीन साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਕਾਲੀ ਪਾਈ एक सवाल है, हाँ जी। ये तुसी शुरू तो सुने हो या हुन आके लानत पई है ਤੁਹਾਡੇ? अब भाईजान ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ हैं? मकसद है ਤੁਸੀਂ कि ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। नहीं हुस्न कैसे आया आपका, ये मैं उसकी हुस्न ते अल्लाह दी देन है, हाँ ठीक है। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। मोहब्बत लोकां दी ते बरस तोड़े चेहरे ते रही है। हाँ जाहिर है मेरे नाम मोहब्बत। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को जो है वो हमेशा कायम दायम रखे। मैं आगे बढ़ूंगा एक और नौजवान की तरफ जो इसी इशू पर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। देखते हैं असद हमारे साथ हैं। असद आप बताइएगा कि ये जो मीडिया का रोल था इसमें हमारे और आपके जो मसाइल हैं वो किस हद तक पसे पुष्ट गए, कितनी हद तक पीछे गए, और कौन कौन से वो अहम मसाइल हैं जिनको के हाईलाइट होना चाहिए था? सर पाकिस्तान में जो इस वक्त मीडिया को मतलब मीडिया के ऊपर जो चीज़ें पेश की जा रही हैं ना, मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक का जैसे आपने कहा है, या चीफ जस्टिस की चेंजिंग के हवाले से कहा है, इसी तरह काफ़ी सारे मिसाइल यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं जो हुकूमत अपने मफादात को करने के लिए वो कर रही है। बाकी जैसे आप देख लें कि लाहौर के ऊपर लड़की का सानिया वाला इशू हुआ है, तो उनमें मतलब उस चीज़ को दबाने के लिए किस हद तक वो चले गए हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिनको पसे पुष्ट डालने के लिए मीडिया किसी या आम आवाम को किसी और तरफ धकेल देते हैं कि मीडिया ਜਿਹੜੀ मीडिया ਤੁਸੀਂ मीडिया कर रहे हो, मीडिया ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ कि नहीं हो सकती? फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ नहीं हो जफर सकती। शाहीन साहब उनकी ये मजबूरी तो मैं भी मानता हूं कि उनको ऐड चाहिए, इश्तिहार चाहिए, कमाने का जरिया चाहिए ताकि लोगों को सैलरीज पे कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें। लेकिन इश्यूज के ऊपर प्रायोरिटीज, एजेंडा सेटिंग जो है वो उसमें वो चेंजिंग कर सकते हैं। वो अगर चाहें तो अवामी तरजीहात को नंबर 1 पे लाके
सियासी मसाइल को दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर रख सकते हैं वो। अब फैसल भाई ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਡੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਐਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ हुई है, अल्लाह करे ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਡੰਡਾ। अच्छा चले जी, हम इस डंडे से निकलते हैं बाहर और बढ़ते हैं एक और नौजवान की तरफ। जी जनाब, माहर नजफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहर नजफ से जानते हैं, नौजवान है और सबसे बढ़कर ये कि ये एक्टिव है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ ये जो है बड़े एक्टिव रहते हैं सोसाइटी में, इनका एक अच्छा उठना बैठना है। नजफ से पूछते हैं, नजफ आप बताइएगा कि कैसे देखते हैं आप मीडिया के रोल को इस सिलसिले में? यहाँ पर बोलने की आजादी तक नहीं है किसी को, ठीक है। अगर किसी ने कुछ सच बता दिया, कुछ दिखा दिया, अब मीडिया सच दिखाने से, अब देख लें आप, हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर का नाम लेने तक की इजाजत नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ बड़े 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 सख्त अल्फाज इस्तेमाल बानी करते फलां जमात, हाँ, बानी फलां जमात, कासिम के अब्बा, मैं यूं कहूंगा, ताकि मुझे भी ये ना हो कि बाद में किसी दुश्वारी का सामना करना पड़े। कासम बुरा लग रहा है तो सलमान कह दे। सर मैं अखियत रखना ताड़ी गल। अच्छा, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में जो मईशत का सबसे रीढ़ की हड्डी जिसे समझाते हैं वो ज़राअत है, जो कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। मुतालिया पाकिस्तान 9th 10th में जो हमें पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी के तौर पर है मईशत के हिसाब से, लेकिन हमारे किसानों के साथ क्या किया जा रहा है, उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। मैं खुद एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है, हमारी अपनी जमीन है, लेकिन हमारा किसान वहां पर गांव में जाकर हम देखते हैं, उन्हें फेस करते हैं कि वो बेचारे किस हालत से वो बेचारे गुजर रहे हैं, ठीक है। महंगाई वहीं की वहीं है। आप खाद को देख ले, फर्टिलाइजर की तरफ जाते हैं, उनका रेट वहीं का वहीं है, ठीक है। आप फ्यूल को देख ले, जैसे कि वो डीजल पीटर में चलता है, ठीक है, इस्तेमाल होता है, उसका वहीं रेट वहीं का वहीं है, लेकिन उनकी जो यील्ड है, यानी कि उनकी प्रोडक्शन एक तो कम हो गई, क्योंकि अगर वो खाद नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ जो इजनास का रेट है वो भी किसी खातिर खां काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। आप बाहर से पिज्जा लेने जाए तो 1500-1600 का पिज्जा मिलता है, आपको अब 1 मन गंदम मिल रही है 1500-1600 के हिसाब से, किसान बेचारा कहाँ जाए, ठीक है। ये तमाम तर जितने भी मराइल है, जितने भी मसाइल है हमारे पाकिस्तानी अवाम के, कोई मीडिया इसमें किरदार अदा कर ही नहीं रहा। हमारे मीडिया को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चंद एक हाइप चाहिए, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक, जैसे आपने अभी आपकी बात को मैं सेकंड करते हुए कह रहा हूँ कि जैसे जाकिर नाइक साहब वाली बात हुई है, फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात हो रही है कि उसको चेंज करना है। अब कुछ दिन पहले, मतलब आज या कल की बात है, अभी तरमीम पेश हुई है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जो है बड़े वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी मुनासिब लगे आपको आप कह सकते हैं। हाँ, इलेक्ट करते, अगर वो अपनी मर्जी से करते तो फिर इलेक्ट ही होता। मैं इसलिए सेलेक्ट या इलेक्ट, इसलिए मैं दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात की है जी, बड़े अवामी मसाइल पे गुफ्तगू की है माहर नजफ साहब ने। मैं एक और नौजवान की तरफ बढ़ूंगा। ज़करिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, नौजवान हैं, और मैं चाहूंगा कि ज़करिया आज हमसे गुफ्तगू करें, बताएं इस हवाले से। देखें, आप देख सकते हैं कि हुकूमत जो है उनका एक पूरा एक प्रोपेगेंडा होता है जिसके तहत वो चलती है। अब आप जैसे देख सकते हैं अभी पीजीसी में जो हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हमारी बच्चियों के साथ मतलब ऐसे सलूक किया जा रहा है, तो उनका एहतजाज चल रहा है साथ साथ। तो आप देख सकते हैं हुकूमत, अब मरीम नवाज में एक वीडियो देख रहा था, मरीम नवाज इंटरव्यू कर रही थी उस औरत के साथ जो मतलब उस लड़की के कुछ लगती है, मकतूला लगती है, वट जो भी लगती है, तो वो अपना केस डिपेंड कर रही है, उसके ऊपर बता रही है, मीडिया में बताने की कोशिश कर रही है, और फौरन उसका माइक बंद कर दिया जाता है। वो कहती है गवाह है, और फौरन उसका माइक मरीम नवाज खुद बंद कर रही है। तो दिस हाउ मीडिया अनकंट्रोलेबल फ्रॉम हुकूमत, ठीक है। हुकूमत जो है वो सही फेस नहीं करती मीडिया को। अच्छा, इसमें इस इशू को लेकर मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि हम ना मेरी ज़ाती राय है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपको बिल्कुल आज़ादी है इस बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर
मेरा ख्याल में इस बच्ची के इशू को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ, ज़ाती राय है मेरी, कि देखें मेरी बेटी का अगर कोई ऊंची आवाज़ में घर में भी नाम लेना तो मैं कहूँगा नहीं आहिस्ता लो, बाहर वाले सुनेंगे हमारी बच्ची का नाम। तो किसी की बच्ची का नाम हम किस तरीके से हम मीडिया पर या सोशल मीडिया पर चीखते हैं, पुकारते हैं, बोलते हैं। अच्छा देखिए, एक बात तो ये कि अभी तक मेरी ज़ाती इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई ऐसा मुद्दई सामने नहीं आया इसका। अच्छा, अगर मुद्दई आया आ भी जाए तो भी हमें रेप केसेस को और इस तरह के केसेस को बहुत ज़्यादा उछलना इस पर इसलिए नहीं चाहिए कि इससे यकीनी तौर पर उस बच्ची की ज़िंदगी तो आपने तबाह कर दी ना, उस पूरी फैमिली की ज़िंदगी तो आप लिख लेंगे आपने तबाह कर दी है। ठीक है, अच्छा उसमें यह ज़रूर है कि उसका हमारा जुडिशियल सिस्टम के ऊपर यह बहुत बड़ा दबाव है कि अवाम क्यों निकलने पर मजबूर हुई। हमारी हुकूमत पर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर और अदालतों पर यह बहुत बड़ी बदएतमादी का एक लेबल है कि जिसकी वजह से लोग उन पर एतमाद नहीं करते। उन्होंने सड़कों पर आकर बताया कि हम आप पर एतमाद नहीं करते। ये बहुत बड़ी लम्हा फिक्रिया है और बहरहाल इस प्रोसेस को जुडिशियल सिस्टम में मजबूती से चलना चाहिए, लेकिन हमें मीडिया और सोशल मीडिया पर किसी भी बच्ची के मामले को लेकर मेरा नहीं ख्याल कि उस पर इतनी हाइप क्रिएट करनी चाहिए कि उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाए। वो आगे किस मुंह से उस कॉलेज दोबारा जाएगी पढ़ने के असल लिए? भाई गल ये है कि अदालत में तो हुण जजां नूं अपनी पै गई बेचारिਆਂ ਨੂੰ कि वो पता ही नहीं किनू लगना है किने हटना है। अब वो अपनी टेंशन में तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ नहीं ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ही अजीब वो अपनी परेशानी में है। चलें हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं और मीडिया को खुद हैंडल करते हैं, खुद अखबार की दुनिया के बने हुए सहाफ़ी हैं। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, जलील अहमद आसिफ साहब। हम जलील साहब से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि मीडिया के रोल को, जब कि मीडिया नॉन इश्यूज को इशू बना के पेश करता है और जो असल इश्यूज हैं वो जो है वो पीछे गुम हो जाते हैं, इसके पीछे क्या हकायक पसे पुष्ट जो छुपाए जा रहे हैं हमसे? जी, मीडिया का जो किरदार है, जो मीडिया को काम करना चाहिए था, मीडिया वो किरदार अदा नहीं कर रहा। मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह इस वक्त फेल हो चुका है और बिल्कुल कंट्रोल में आया हुआ है किसी भी ताकत, एक खुफिया ताकत के हाथ, जो अपनी मनमानी से जो चाहती है वो उसके मुंह से बुलवाया जाता है। अदरवाइज उसको इतना अख्तियार नहीं है कि वो उसके बगैर सांस भी ले सके। उसकी एक जो मीडिया के बड़े बड़े अच्छे मैंने लोगों से गुफ्तगू की, वो उसकी वजह ये बताते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये जो तुम्हारा सोशल मीडिया है ये कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ये वो उन अवामिल पर भी बोलते हैं कि जो मुल्की सालमियत के लिए या मुल्की जो आप कह लें कि इदारों के लिए नुकसानदेह होता है, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदेह होता है, सिक्योरिटी के लिए रिस्क होता है। तो ऐसे मौक़ों पर हमें एक जिम्मेदाराना किस्म का काम करना पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि जब एक मीडिया का जो किरदार था, अगर वो खुद अदा करता तो ये सोशल मीडिया की तरफ लोगों का रुझान ना जाता। अगर मीडिया अपने फ़राइज़ मनसबी बिल्कुल पुरअहसन तरीके से और अपने फ़राइज़ जो है वो अगर दिलजोई के साथ मेहनत करके और यानी कि अच्छे तरीके से अगर पेश करता, अगर अपने काम में सिंसियर होता, तो सोशल मीडिया पे मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा रुझान जाता। वो इश्यूज जो अवामी इश्यूज हैं वो मीडिया ने पीछे रख दिए हैं, पसे पर्दा चले गए हैं और मीडिया जो है वो सिर्फ वो बातें कर रहा है जो उसको बताई जा रही है। जो लोगों के मसाइल हैं, जो अवामी मसाइल हैं, उनको मीडिया बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा। मीडिया जो हुकूमत उसको कहती है कि जी हमारी मईशत जो ऊपर जा रही है, तो वो कहता है कि ऊपर जा रही है। वो कहते हैं कि ये काम ऐसे है, तो वो कहते हैं ठीक है ऐसे है। तो मीडिया को भी बाख्तियार होना पड़ेगा। और मीडिया में ज़्यादातर जो लोग आ गए, बेसिकली हमारे दोस्त अहबाब है सारे, मीडिया में अब ज़्यादातर बिजनेसमैन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो वो अपने बिजनेस को चमकाने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वो इस फील्ड में आते हैं और चूँकि वो खुद उनके कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो जो कहा जाए वो वही मानते हैं और उसी को पेश करते हैं। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन द पाकिस्तान बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर मुल्क के अंदर सोशल मीडिया इतना आगे निकल चुका है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे रह गया। आज मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी सोच और मेरी आइडियोलॉजी और मेरी बात है वो ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके लिए सोशल मीडिया है। मेरी बात तभी आएगी अगर मैं चाहूँ, उनकी बात को मैं
कभी भी फर्स्ट पे नहीं रखूंगा, प्रायोरिटी मेरी ही टॉप प्रायोरिटी होगी। तो चलें इस डिबेट से हम निकलते हैं। This program is sponsored by Hope Tribe Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad. आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट हमारा जनाब बड़ा दिलचस्प है और बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है। मेरे जो तमाम नौजवान है इसको एंजॉय करेंगे जनाब। एंजॉय यूं करेंगे, भारत के अंदर आज एक बड़ा दिलचस्प एहतजाज जो है वो देखने को मिला। दैट वाज कि वहां की खवातीन ने नारे लगाए, स्लोगन्स दिए बड़े जोरदार। जफर शाहीन नहीं, क्लीन शेव के हक में। यानी उन्होंने ये जनाब नारे लगाए कि हमें अगर मोहब्बत करनी है तो पहले क्लीन शेव करवाओ। यानी कि दाढ़ी वालों का खवातीन के ऊपर कोई हक नहीं है। तो जनाब अगर मोहब्बत चाहिए तो क्लीन शेव कराओ, और दूसरी बात कि दाढ़ी या खातून इन दोनों में से किसी एक को मुंतखब कर लो, एक को छोड़ दो। यानी कि अगर आप दाढ़ी होगी तो फिर आपकी जिंदगी में गर्लफ्रेंड नहीं होगी, और अगर गर्लफ्रेंड होगी तो फिर आपकी जिंदगी में दाढ़ी को अलविदा कहना पड़ेगा। कैसा अजीबोगरीब एहतजाज था, और इस एहतजाज के ऊपर जो है वो खुद सोशल मीडिया सार्फिन बड़े हैरान है, बड़े जोरदार किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं एक चेहरा बड़ा खिलता मुस्कुराता है। क्या देखें तेरा डड्डू जैसा चेहरा है, माशाल्लाह जो है एक खुश चेहरा नजर आ रहा है। जो कि क्या कहेंगे जफर शाहीन साहब? हमारी तो लॉटरी लग गई है जी। ये जो आपको लगी है वो लॉटरी है ना जी। अच्छा, अब तो साथी पड़ोसी मुल्क ने भी बता दिया क्या आपके जफर शाहीन खूबसूरत है? हम पसंद है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। हम माशाल्लाह जितने बैठे हैं रिजेक्ट है, सब रिजेक्ट। सारे यहाँ पर बैठे हुए जितने भी सब दाढ़ियों वाले और सब रिजेक्ट हो गए। तो आप क्या हैं? हम सिलेक्ट है। सिलेक्ट हो गए। यानी ये एहतजाज कहीं आपने तो नहीं करवाया, कहीं इसमें इन्वेस्टेड किस्म का कोई इसमें पैसा वैसा लगा के, या किस चक्कर में? और जी पीछे कुछ ना कुछ तो होता है ना, चैनल आगे बढ़ाने के लिए। जब भी अभी वो साफी साहब क्या बता रहे थे हमें, हाँ, वो यही तो बता रहे हैं कि कंट्रोल क्या होता है और किसी चीज को आगे लेके आना है। लेकिन आप एक शादीशुदा मजलूम इंसान है, आप मुझे ये बताइए क्या खवातीन को कंट्रोल किया जा सकता है अपने ईमान से? कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है। बंदे तो कंट्रोल हो सकते तो फिर ये खवातीन जो निकली है इसका मतलब भी किसी के कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि ये अपना कंट्रोल मजीद सख्त और मजबूत करना चाह रही है। ये कैसे मुमकिन है कि ये? फिर आप ये बताएं, इतने सारे दोस्त बैठे हुए क्या एग्री करेंगे उनकी बातों से? नहीं, हम तो नहीं करेंगे कम से कम। लेकिन ये कि अली से पूछते हैं, अली अभी तो इनकी शादी नहीं हुई, इनके लिए तो आपने तो कर लिया है, इनको तो मौका देना। आप कहते हैं हम नहीं करेंगे, इनको करना चाहते हो? इनसे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अली बताइएगा आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इन खातून को क्लीन शेव क्यों? सर पहले तो मैं कहना कि भाई थोड़ी शादी हो गई तुम फिर अगले लग गए हो। की लगे तुसी अगे लगे हो पहले, साडे तो सानू पहले जान दो। नहीं जनाब, मैं आज भी तैयार हैगा। अगर उन्होंने समझ आ रही है कि क्लीन शेव ही चाहिए तो मैं इस वास्ते क्लीन शेव हो गया है। नहीं तुसी हुन सानू पहले लाइन च लग जांदे हो ना, तुसी लगो, आओ फिर क्लीन शेव कराओ, फिर ही लगोगे ना। नहीं, ये जफर शाहीन साहब, मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगा कि पाकिस्तान के मुआशरे में मेरी मालूमात के मुताबिक जो शेव्ड पर्सन है, जो शेव जिसकी बड़ी बियर्ड हो जाए, उसकी डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लीन शेव। सब पाकिस्तान में तो कहते हैं छिला हुआ आलू जा रहा है। अब इनको नहीं, आप इनके बारे में ये बात कर रहे हैं? नहीं, ये आपने बात कैसे की है ये इसका की? ये तो यार देखो ना, ये अपना मुंह दे देखो जिवें काला सड़ा हुआ बैंगन होवे, गल कर दे मेरे दे उत्ते। नहीं, मैं तो ये कह रहा तुसी दिल ते लै गए, मैं तुम कह रहा कि पाकिस्तान च हालात ने। हां यार, मकसद वो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੈਂਗਣ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਲਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। क्या पहलवान ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਇਆ ਆਲੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜੋ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? मतलब शादी नहीं होएगी, इस वास्ते तो कहने ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। यार मेरी बात सुने, उन्होंने ऐलान किया, आप ये इन खवातीन के चक्कर में आपने दाढ़ी नहीं रखी? नहीं जी नहीं, मैं इस वास्ते नहीं रखी, मैं तो बस ओमे नहीं रखी। ओमे नहीं रखी। हाँ। लेकिन अली एक बात है मानने वाली कि इनके हक में निकल आई खवातीन, उन्होंने नारे लगा दिए। ये इनके घर में पता चल गया तो उनका बुरा हाल हो जाना। ये बात भी सही है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ लगना। तो बुरा हाल आपका कौन सा पहली दफा हो रहा है? आगे आगे केड़ा अच्छा हाल है जो बुरा हाल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मार नजफ से जानते हैं मार नजफ ने क्लीन शेव क्यों नहीं करवाई, और मार नजफ जो है वो उन्होंने क्यों जो है वो इस एहतजाज को किस नजर से देखते हैं। मार नजफ ये क्या है यार, ये क्लीन शेव के लिए खवातीन बाहर आ गई सड़कों पे और उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी है कि ये जो बियर्ड है, ये दाढ़ी वाले, ये हमें कबूल नहीं। ये क्यों? देखें मैं क्यों देखूं, आप देखें। मैं बल्कि दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए मेरे चेहरे पर अगर थोड़ी सी कहीं से दाढ़ी नजर आ रही है तो बुरी नहीं लग रही हर किसी। बुरी, आप खूबसूरत है माशाल्लाह, आप अपनी अम्मी को तो बहुत प्यारे लगते। बिल्कुल बहुत प्यारा लगता हूँ, ऐसे ही है। लेकिन बात यह है कि हर इंसान की पसंद नापसंद का तरीका, तर्ज अमल कुछ और ही है, ठीक है। उनका पैमाना, पसंद नापसंद का पैमाना कुछ और है। रही बात पड़ोस मुल्क की, तो हमें उनसे यकीनन इत्तफाक करना पड़ेगा इस हद तक कि क्योंकि लड़कियों की पसंद है, ठीक है। लेकिन मैं इत्तफाक इस बात से नहीं करता। हर बंदे को हक है कि दाढ़ी रखे ना रखे। हाँ, अगर वो उन लड़कियों में से किसी का आशिक बनना चाहता है तो जरूर वो क्लीन शेव करवा। अगर उन्हीं के पीछे है तो फिर ਮੈਨੂੰ लगਦਾ मोदी ਤੇ करवा लेगा आज। वरना बेहतर हाल तो ये है कि जनाब आप अपनी अपने वाली से पूछें कि आप क्या पसंद करती हैं, उसके मुताबिक करना। ये क्या उनके चक्कर में, कहा इंडिया के चक्कर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा और मेरे पास कोई ऐसे खास नहीं अपने वाली को कितों पूछिया वाली है ही नहीं, अपने वाली से कितों पूछेगा ऐसे वास्ते। अपने वाली तो आपसे रोज पूछ लेती होगी ना भी हाँ। और मैनू छड्डो, इन्हां दा मसला हैगा। मैनू तो लग रहा हुण मोदी सरकार भी आज करवा लेगी। अच्छा, एक तो होती है सीधी सरकार, एक ये जो मोदी सरकार है। मोदी वो जड़ा नरेंद्र मोदी है। अच्छा, मोदी की बात कर रहे हैं। हाँ, मोदी 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 की बात कर मोदी ਉਹਦਾ ਨਾਮ मोदी ना है मैं ना? तो मोदी समझ रहा आज तक। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ वही मोदी वही की गल कर रहे हैं, उन्होंने मोदी तो की। दाढ़ी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ रखी है चिट्टी। जनाब इंजीनियर साहब की तरफ बढ़ते हैं, वो करेंगे इसका सही तरीके से हमें बताएंगे कि इसकी भी बेसिकली इंजीनियरिंग है क्या। जकरिया साहब आप बताइएगा कि ये क्या मामला है सारा, आप क्या समझते हैं कि ये जो क्लीन शेव वाला मैटर है वो विच विच हैगे वाली ये क्या मामला है? जी मैं तो इस टाइम जो हूँ ना मैं दाढ़ी वाला बंदा हूँ ना मैं क्लीन शेव वाला हूँ। देखिए मैंने बीच का रोड लिया हुआ है, वो रोड मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से इंडिया से मिल जाए, पाकिस्तान से मिल जाए, मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं हूँ इंजीनियर। वो इंजीनियरों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है नहीं, ठीक है, ठीक है, मुस्तकबिल है नहीं। देखें अब जैसे ये भाई हैं सामने, अब ऐसे लोग कहाँ मंडी में रखे होते हैं बड़ा आलू छोटा आलू अलग-अलग करने के लिए, कौन सा छीला हुआ है कौन सा नहीं छीला हुआ, ठीक है। अब बात यह करने की कि मुझे नहीं पसंद कि मैं अब एक हिंदू लड़की से शादी करूं और स्पेशल मैं अपनी दाढ़ी खत्म करूं। मैं भी बीच वाले रोड पे हूँ, जो मुझे अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने चाहा मेरी निकाह हो गया तो मैं चाहूंगा मैं एक मुस्लिम औरत से निकाह करना। नहीं तो तुसी ना बीच वाले रास्ते तो चाइना चले जाना, उधर में लग जाएगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं, ये दरमियान में रहने का बड़ा फायदा आपको ये है कि आप अपनी पसंद की जितने मर्जी गोता मार लें, चाहे तो आप दाढ़ी बढ़ा लें, चाहे तो एकदम साफ करवा लें। जी क्या बात है जी, जबरदस्त है जनाब, क्या बात है इनकी। और वही मीडिया है साडा, इधर भी है तो इधर भी है, जितने मर्जी गोता मार गया, विच रास्ता है, विचकार का रास्ता है जनाब। अब हम देखते हैं सहाफती तजिया क्या है इस बात के ऊपर कि जनाब हमारे मोहतरम जलील अहमद आसिफ साहब क्या कहते हैं। जलील साहब बताइएगा, ये अच्छा माशाल्लाह दाढ़ी तो आपने भी नहीं रखी है, लेकिन आपने हिंदुस्तानी टच, इंडियन टच दिया हुआ, यानी मूंछ जो है ना वो आपका मौजूद है। तो क्या कहते हैं ये जो लड़कियां निकल आई सड़कों पे यार, ये कहती हैं क्लीन शेव चाहिए। बात ये सबसे पहले तो बात ये है कि मैं शादीशुदा बंदा हूँ, नौजवान। खत्म शादीशुदा है, खत्म शुदा नहीं है ये नौजवान नौजवान नौजवान। दूसरी बात यह है कि अगर इसी कंडीशन में अगर कोई हो गई तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अदरवाइज ये शर्त तो मुझे कबूल नहीं है कि मैंने क्लीन शेव होना है या दाढ़ी रखनी है। ऐसा अगर मैं हूँ, अगर ऐसा मैं किसी को हूँ, इसी हालत में अगर मैं किसी को पसंद हूँ तो सोचेंगे कि चार्ली चैपलिन बने हुए हैं, मुझ छोटी जी रखी है कि चलो जी क्लीन शेव भी है तो कदों भी हो सकती है कि इधर उधर, ठीक है, शादी होनी चाहिए है। अच्छा, ये चार्ली चैपलिन आप इनको कह रहे हैं? हाँ, आपको शर्म नहीं आई सच बोलते हुए? आप जो है ना इनको चार्ली चैपलिन प्रोग्राम में भी कूड़ मारी है नहीं, तुसी होने यानी कि सच ही बोल छड़िया पड़ के। चलो जनाब आगे चलते हैं, आगे टॉपिक को हम जरा डाइवर्ट करते हैं। ये प्रोग्राम होप ड्राइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा। एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं।
आखिरी सेगमेंट है हमारा, हम जानेंगे जनाब पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। एक पाकिस्तान में बड़ा खौफनाक वाकया जो है वो हुआ, लेकिन हम बात करेंगे ओवरऑल निज़ाम के ऊपर कि निज़ाम जो है वो पाकिस्तान का तालीम का निज़ाम, उसमें क्या खराबियां हैं। तो उस खराबियों के ऊपर हम बात करेंगे। अली की जानिब बढ़ते हैं, सबसे पहले अली से बात करते हैं। जी अली, इस बारे में क्या राय रखते हैं? सर सबसे पहले तो तालीमी निज़ाम जो हमारा इस टाइम बन चुका है, इन शॉर्ट वो पैसे कमाने वाला एक धंधा बन चुका है, जो कि पैसे कमाना किसी भी फॉर्म में, वो आपसे इन दी फॉर्म ऑफ उन्होंने आपकी ट्यूशन फी कर लें, आपके एडमिशन फीस कर लें, आपके डिफरेंट करिकुलर चार्जेस रख लें, आपकी लेबोरेटरी फीस कर लें, ईटीसी मल्टीपल जो है ना इन्होंने चार्जेस रखे हुए हैं, जो कि एक एजुकेशन सिस्टम के नाम पे कमाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ा एक हमारा अलमिया समझ लें कि जो बच्चा अगर ऑन टाइम फी नहीं पे कर सक रहा, वो ये नहीं देख रहे कि ये बच्चा जो है वो किस कंडीशन में है, इसकी फैमिली किस किस्म के सर्कमस्टांसिस में है, वो कह रहे हैं दे हैव टू पे देयर चार्जेस। तो वो ये नहीं देख रहे कि ऑन टाइम अगर नहीं पे कर सकता तो उसे शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का, उसके ऊपर उसको और पेनल्टी चार्ज की जा रही है और फाइन चार्ज किए जा रहे हैं, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। आप अब देख लें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, लाइक बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं ये बताऊंगा कि मुझे अब तक सी और C++ पढ़ाई गई है, जो कि अब के हमारे आज के मौजूदा दौर के अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही। हमारे एजुकेशन सिस्टम जो हमारा ओल्ड चल रहा था, उसी को ही आगे कंटिन्यू रखा हुआ है। ये तो ओवरऑल इस वक्त तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तान की बदबख्ती कह लें कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ख़ासतौर पर आज भी 1980s वाला जो सिलेबस है उसी को लेके चल रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, ये तमाम डिग्रीज का यही अलमिया है कि हमारे यहाँ पर जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसके अंदर जिद्दत नहीं लाई गई, मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल नहीं लाई गई, और दुनिया जहां निकल चुकी है, पहुंच चुकी है, हम उस चीज को बिल्कुल अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल दोस्तों, सर मेरा अपने आपके चैनल के थ्रू जो है ना एक मैसेज देने के लिए मैं चाहता हूँ, एक मैसेज दूं मैं अपने सारी ऑडियंस को कि नंबर 1, कोई भी अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे मैंडेटरी कर दे कि कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी तब तक रन नहीं करेगी जब तक वो जॉब फेयर नहीं करवाएंगे। नंबर 1, इस चीज को वो मैंडेटरी करें, चाहे वो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, चाहे वो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, वो सबसे पहले तो जॉब फेयर करवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज रखेंगे फॉर द इंटर्नशिप एंड फॉर द स्टार्टिंग कैरियर, जो भी हमारे जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स का होगा या मास्टर। इस टाइम तो PhD MPhil जो है वो जॉबलेस फिर रहे हैं। आप अभी हमारी रिसर्च निकाल लें तो मल्टीपल जो PhDs है वो फ्री फिर रहे हैं। तो इसलिए कि ये जॉब फेयर जो हमारा जो है, एक तो जॉब फेयर को मैंडेटरी करें, दूसरा उसके अलावा जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं कंप्लीट, हमारा जो सबसे मेजर जो डिग्री एंड के ऊपर हम लोग जो है अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट FYP सबमिट करवाते हैं, इसके ऊपर चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज है चाहे वो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर मैंडेटरी कर दें कि ये जो स्टूडेंट सबमिट करवा रहा है FYP, इसकी बिहाइंड द सीन क्या क्या सारे सीन्स चल रहे हैं, इसके ऊपर मैं तो आपको चाहूंगा कि एक स्पेसिफिक किस्म का एक पूरा टॉपिक उस दिन को रखा जाए कि जिसके ऊपर जो है ना मैं एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को इलेबोरेट कर सकूं जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो नंबर 2 ये एक जॉब फेयर और नंबर 2 इंटर्नशिप। अब रिसेंटली मैंने पेप्सी JKSM बॉटलर मुल्तान MDA वाली मुल्तान ब्रांच में इंटर्नशिप कंप्लीट की है। दैट इज इंटर्नशिप। बेसिकली ये इंटर्नशिप है कि आपको किस तरीके से समझाया जाता है, किस तरीके से आपकी फील्ड को एक फूड एंड बेवरेजेस की कंपनी इलेबोरेट करी है, मेरी IT की फील्ड को उन्होंने मुझे बताया कि आगे के लिए क्या पाथ होना चाहिए। आप लोगों ने अब आगे आपकी डिग्री तो आपका थ्योरेटिकल है ना, लेकिन बेसिकली आप अर्न तब करते हो जब आप बीइंग अ प्रैक्टिकल वर्क करोगे। तो मैं अपनी जो हमारा रोशन कल प्रोग्राम 2024 के तहत मैंने ये इंटर्नशिप की है जो कि पेड थी, फुल फैसिलिटीज के साथ। तो बहुत अच्छी इंटर्नशिप, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पेप्सी JKSM बॉटलर मुल्तान में बहुत अच्छा रहा। तो बाकी इस टाइप की इंटर्नशिप मल्टीपल जो हमारी कंपनीज है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल है चाहे वो स्टार्टअप, इन लोगों को ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज को देना चाहिए। यकीनन अगर एक नौजवान जो है वो इस कदर गहरी नजर रखता है और ये तमाम सिस्टम में तब्दीलियां चाहता है, तो जो अरबाब इख्तियार हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक है, वो कहाँ सो रहा है मेरी समझ से बाहर। एजुकेशन सिस्टम नजफ मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर अब कोलैप्स कर चुका है, तबाह हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी बेहतरी कैसे आ सकती है? जो आपने बात की इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। खैर इसको जरा संजीदा नजर से देखें तो हमारे तकरीबन 1990 की दिहाई से लेकर अब तक 2024 हो चुका है।
तो पाकिस्तान में जो तालीमी सरगर्मियां हैं या फिर तालीमी कोर्स जो हमें पढ़ाया जाता है, अभी तक कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई, ठीक है। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि जमात नाहम और जमात 11वीं का सिलेबस अब आकर चेंज हुआ है, ये हमारे लिए खुश आइंद बात है। लेकिन वही हमें तर्ज अमल जो 1950 में पढ़ाए जाते थे या इनोवेशंस हुई थी, वही थीरीज हमें आज पढ़ाई जा रही हैं, उसका स्टूडेंट पर क्या कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं है। वो जो थीरीज थी वो उस दौर के मुताबिक उस दौर के लिए थी। अब तो इनोवेशंस आ गई हैं, इतनी सारी इजादात हैं, उस चीज को पढ़ाया जाए, उस चीज से मुतारिफ कराया जाए। जैसे कि अली बलोच कह रहे थे कि हम उन्हें C1 C+ पढ़ाई गई है, जो कि बेसिक्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है। एडवांस तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। बताएं इसका कौन जिम्मेदार है? एजुकेशन पॉलिसी मेकर जो है वो जिम्मेदार है। हमारे माशरे में तालीमी निज़ाम का जो किरदार है वो किसी खाते का नहीं रहा। बड़ी माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा, ठीक है। तालीमी निज़ाम का बुनियादी मकसद क्या था? एक तो तालीम देना, दूसरा तरबियत। लेकिन हमारे तालीमी निज़ाम में सिर्फ और सिर्फ तालीम रह गई है, और वो सिर्फ और सिर्फ जैसे अली भाई कह रहे थे कि इंडस्ट्री बन चुकी है, सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है। पैसा कमा के अपना रोजगार चलाना है। बच्चे की सोच, बच्चे का फ्यूचर जाए भाड़ में, नहीं सोचना उसके बारे में कि उसने आगे जाकर क्या सेट करना है, क्या क्रैक करना है, कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों अभी MD कैट हुआ है रिसेंटली। अब आप यकीन करें कि MBBS की सीट से 3200 से 3500, एप्लीकेंट्स थे 70,000+, ठीक है। मेरिट जाके पहुंचा 93+, 93% मेरिट। क्या रट्टालाइजेशन मैं तो कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगवाया जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क कुछ है ही नहीं हमारे माशरे में, तालीमी निज़ाम में प्रैक्टिकल वर्क है ही नहीं। आप ये देख लें, 9th के प्रैक्टिकल मतलब कि दाहम के बाद प्रैक्टिकल्स होते हैं और फिर सेकेंड ईयर के बाद प्रैक्टिकल्स होते हैं। सर का नंबर दिया, सर बच्चे के बच्चा आ रहा है, बच्चे के प्रैक्टिकल नंबर लगा, मामू चाचू लगवाते हैं नंबर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये हमारा तालीमी निज़ाम है। बताए हम खाक तरक्की करेंगे, कोई इजादात हमारी तरफ से नहीं होनी, ठीक है। आप इंडिया के हमारा पड़ोस मुल्क है, माशाल्लाह तरक्की किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके टीचर भी प्रैक्टिकली वर्क करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक और अलमिया हमारे तालीमी निज़ाम के एक और अलमिया ये है कि एक्सपीरियंस टीचर नहीं है। बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ठीक है। टीचर वो है जो बाय पैशन नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसा कमाने के चक्कर में मजबूरी, ठीक है। जिनको जो जॉब नहीं मिल रही, बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। मैं खुद मेरा पैशन है टीचिंग, ठीक है। मैं खुद टीचर एज ए टीचर भी वर्क कर रहा हूँ बहुत से इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ मैं। क्या है, जिसका पैशन है उतना पे नहीं करते, काम ज्यादा ले रहे हैं। एक बात, टीचर उस मुताबिक पढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इदारे उसके साथ सिंसियर नहीं है। इदारा चाहता है कि बस सारा पैसा हमारे पास आए, ठीक है, टीचर की जेब खाली रहे। उसने भी तो अपनी किचन चलानी है ना, उसने भी तो अपने घर का तमाम निज़ाम चलाना है। लेकिन हमारे इदारे भी इस चीज में शामिल है, ठीक है। कोई पॉलिसी नहीं। अब देखिए, हर गली में 2 स्कूल हैं, बताएं हमें क्या पता। दुरुस्त बातें की हैं नजफ आपने कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, नीचे से लेकर ऊपर तक खराबी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हमारे बेहतरीन हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, और ज़करिया से हम पूछते हैं। ज़करिया, आप बताइएगा कि किस तरह देखते हैं इस तालीमी निज़ाम के अंदर दुरुस्ती कैसे लाएं यार, को मशवरा भी दें आगे में, बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है NFC इंस्टीट्यूट से, मुल्तान से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें थ्योरेटिकल वो पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ प्रैक्टिकल भी 100% दें। अब ठीक है, जैसे नजफ भाई ने बात की कि अब हमें जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं बहुत ओल्ड फैशन हो गया, वो निज़ाम चलता आ रहा है, दर बदर चलता आ रहा है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो आगे एडवांस हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, जिन्होंने मतलब इंडिया के कोर्सेज उठाए हैं, उनको पेड किया है, उनको लाइसेंस किया, अपने मुल्क में लेके आए हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है। पर लेकिन उसके बरअक्स जो पढ़ाया जा रहा है उसके प्रैक्टिकली कुछ नहीं करवा रहे। अब जैसे मेरी टेक्निकल फील्ड है, अब मैंने स्वी गैस के अंदर इंटर्नशिप की, वोल्का फूड्स के अंदर इंटर्नशिप की। अब मैं 1 to 2 years का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। अब मैंने किसी अगर इदारे में नौकरी के लिए जाना है, अगर तो वो गवर्नमेंट इदारा है, तो आप बिना ब्राइब के आप गवर्नमेंट जॉब अवेल ही नहीं कर सकते। अब आप जहाँ जाएंगे वो कहेंगे भाईजान इतने पैसे लगेंगे, इतना यूं होगा, ये है, और वो भी रिस्क है। कहीं 6 महीने साल बाद इंक्वायरी बैठ सकती है, वो आपको कहेंगे हाँ जी भाईजान
अब मेरिट पे कैसे आए, फौरन निकाल दिए जाओगे आप, ठीक है, वो भी रिस्क है। दूसरी बात, अब हमें चाहिए, अब ये हुकूमत जैसे कुछ प्रोग्राम्स निकालती है कि मास्टर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, एहसास प्रोग्राम के थ्रू 200 बच्चों की स्कॉलरशिप निकाली है। अब हमारा NTS नेशनल टेक्नोलॉजिस्ट जो कांग्रेस है, उन्होंने भी 200 निकाली कि ना आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और फिर आपने 3.5 ईयर्स का मास्टर्स करके वहां से वापस पाकिस्तान आके सर्व करना है आपने, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी से सर्व करना है। अब पाकिस्तानी, अब देखिए हमारा ये जो सिस्टम है वो इतना मतलब क्लैश कर चुका है, जो यहाँ से अगर बाहर जिसकी लग भी गई है, किसी का मामा चाचा MN है या वट जो भी है, उसके थ्रू लग भी गई है, अगर वो बाहर जाता है ना, तो बाहर की रंगीन दुनिया देख के वो पाकिस्तान के पीछे देखता ही नहीं है मुड़ के। पाकिस्तान भी है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। आज एक अमीर, कोई 100 में से एक अमीर बिजनेसमैन होता है जो अपने गांव के अंदर एक अच्छा कॉलेज बनवा देता है, वो कहता है हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ जाएं, ठीक है, और अगर वो कॉलेज पास आउट वहां से बच्चे अच्छे नंबर से कर लेते हैं, तो मैंने इवन ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो आगे उस पूरी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी पे वो लड़का हाथ रख देता है, तो जो उनके ओनर होते हैं कॉलेजेस के, वो उसकी फीसिस पे करते हैं, बट एट द एंड ठीक है, वो बाहर जाके अपने पाकिस्तान मुल्क को भूल जाते हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा कोलैप्स है। अब हमारे डॉक्टर्स वगैरह जितने भी हैं बाहर, अब वो बाहर हमारे दुनिया भर में डॉक्टर सबसे अच्छे खिलाए जाते हैं, इंडिया से भी अच्छे। अब मैंने देखे इंजीनियर जो है बाहर जो है इंडियन है, सब इंजीनियर आप देखेंगे हमेशा पाकिस्तानी होगा हर कंपनी के अंदर, मतलब सेकंड पहले पे बैठे हैं अंग्रेज, दूसरे पे बैठे हैं इंडियन, थर्ड पे आती है लेबर, ये सब इंजीनियर्स की क्वालिटी जो हम मिडिल क्लास एशिया कंट्रीज से आती है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है जनाब, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इसको कैसे इंप्रूव करना है, ऊपर कैसे आना है, एट द एंड हम थोड़ी सी ओपिनियन लेंगे अपने जलील अहमद आसिफ साहब से। जलील अहमद आसिफ साहब, किस तरह देखते हैं हमारे तालीमी निज़ाम को, क्या बेहतरी के लिए क्या करें, कहाँ जाएं और कैसे ये बेहतरी आ सकती है? तालीमी निज़ाम है इस वक्त वो माफिया के हाथ में कंट्रोल है, ऐसे समझ लें कि माफिया को बेच दिया गया। यहाँ पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अब ये देख लें कि इस वक्त असातिज़ा कराम सरापा एहतजाज हैं। कई हज़ारों की तादाद में गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के अंडर कर दिया गया है और असातिज़ा कराम को फारिग किए जा रहे हैं। असातिज़ा कराम इस वक्त भी रोडों पर हैं, और यही बात हमारी यूनिवर्सिटियों में भी जाया जाए, अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी तालीमी निज़ाम जो है, वहाँ पे असातिज़ा कराम वो चीज़ें नहीं देते स्टूडेंट्स को जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दी जा रही है। तो उसका रीज़न यही है कि आज तालीम बिक रही है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तालीम हासिल करके वो अपनी मंजिल पा लेता है, और जो गरीब तबका है, मिडिल मैन, जो हमारे तरह के लोग हैं, हमारे बच्चे डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं। मैंने ऐसा भी रिसेंटली पिछले दिनों मैंने एक बच्चा देखा, उसने मास्टर किया हुआ था और वो एक क्लर्क की नौकरी के लिए गया किसी जगह पर, तो वहाँ उसको अपॉइंट करने से जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उससे ये कहा गया कि बेटा आप क्लर्क के लिए आए हैं और आपकी डिग्री है मास्टर की, तो मेहरबानी करें, ये तो FA वाले, इंटर वाले के लिए, ये मैट्रिक वाले के लिए, तो आप ये छोड़ दें किसी गरीब के लिए, आपको तो और नौकरी मिल ही जाएगी। और उस सदमे से उस शख्स ने जाके दरिया में जाके कूद गया और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म कर दिया, डिग्रियाँ भी साथ ले गया। तो हमारा जो पाकिस्तानी निज़ाम है उसमें गरीब जो है वो अभी तक भी परेशान हाल है, शुरू से गरीब जो है वो परेशान है, गरीब के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा, और अमीर तबका जो है वो तमाम मरात ले रहा है। तो जी जनाब, लोग खुदकुशियों तक उतरे हुए हैं, मरात जो है वो ऊपर वाला तबका ले रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हुकूमती सतह पर अगर हम इक़दाम को देखते हैं तो हुकूमतें जो हैं वो ऐसे मिनिस्टर्स आपके सामने आए, वज़ीर तालीम के तौर पर जिन्होंने काम किया, जिनका तालीम से कुछ लेना देना नहीं था, ना उनके पास कोई तालीम का सेंस था, ना कोई पॉलिसी थी, और ना कोई उनके साथ कोई अच्छा थिंक टैंक था। और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे गवर्नर, मैं जिनका बाई नेम नाम ले सकता हूँ, ऐसे गवर्नर, जो कि गवर्नर एक चांसलर के तौर पर काम करता है, जिसके नीचे मुख्तलिफ वाइस चांसलर्स होते हैं पूरे एक सूबे के, जो उसको जवाब दे होते हैं। ऐसा गवर्नर भी मैं आपको बता सकता हूँ जो FA पास, इंटरमीडिएट पास होकर और डॉक्टर्स एंड पोस्ट डॉक्टरेट लोगों से, वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से जवाब तलब करता है। तो ऐसे मुल्क में तालीम कैसे पनप सकती है, कैसे तरक्की कर सकती है? और फिर उसके बाद रहा सहा निज़ाम, जो प्राइवेट सेक्टर है वो टोटल बिजनेसमैन जो था उन्होंने संभाल लिया। अब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, वो कहीं पर भी इस बात से उसको कुछ लेना देना नहीं कि सिलेबस क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है, प्रैक्टिकल्स क्या है, रिसर्च क्या है, उसको तालीम से कुछ लेना देना नहीं। जब तक ये निज़ाम खुद तालीम के एक्सपर्ट्स अपने हाथ में नहीं लेते, उस वक्त तक इस निज़ाम में बेहतरी लाना महज एक ख्वाब का दर्जा रखता है।
उम्मीद है कि इस हेल्दी डिबेट से हम सब मिलकर कुछ ना कुछ सीखेंगे और अरबाब इख्तियार भी कहीं ना कहीं होश का नाखून जरूर लेंगे। अपने मेजबान डॉक्टर फैसल जहां को आज के इस शो से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Hope Drive Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad.